नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर जो मौर्योत्तर काल को हम पढ़ रहे हैं, मौर्योत्तर काल के तहत जो शक शासकों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं शक शासकों के जो सामंत रहते हैं, इन्हीं के जो वंशज रहते हैं, क्षत्रप जिन्हें कहा जाता है, क्षत्रप, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मूलतः इनके जो शक क्षत्रपों की बात की जाए, जब शक सत्ता समाप्त हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, उसके पश्चात शक राज्य पे जो इनके द्वारा शासन किया जाता है क्षत्रपों के द्वारा। क्षत्रप ये कौन होते हैं? ये जो इनके सामंत की तरह होते हैं जो बात की जाए तो, ठीक है, सूबेदार की तरह। जो शकों के द्वारा जो अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, उन प्रांतों की शासन व्यवस्था देखने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है, ये क्षत्रप एज ये गवर्नर की तरह होते हैं। जब शक सत्ता समाप्त हो जाती, कमज़ोर हो जाती है, तो उनके पश्चात इन शक क्षत्रपों के द्वारा जो उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है। मूलतः इनके जो शासन के 4 केंद्र होते हैं, जिसके तहत हमने बात की। उत्तरी भारत के शक क्षत्रप होते हैं, पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप होते हैं, और उसके अलावा जो बात की जाए मथुरा के क्षत्रप होते हैं और उज्जैन के क्षत्रप होते हैं। तो हमने उत्तर भारत के क्षत्रपों के बारे में बात की, जिनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उनके द्वारा जो कई वंश के शासकों के द्वारा शासन किया। उसके अलावा आज हम बात करने वाले पश्चिमी क्षत्रप। ठीक है, पश्चिमी क्षत्रप है, इसके तहत हमने बात की थी 2 वंश। एक तो क्षयरात वंश है, ठीक है, और दूसरा बात की जाए जो चस्टन के द्वारा जिसकी स्थापना की जाती है उसे चस्टन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, ये 2 वंश होते हैं पश्चिमी क्षत्रपों के बात की जाए। इन 2 वंशों के द्वारा जो पश्चिमी क्षत्रप जो इस क्षेत्र में क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। मूलतः इस क्षेत्र में शासन का कौन सा क्षेत्र रहता है? अगर बात की जाए तो मूलतः तुम देखोगे जो काठियावाड़ का, गुजरात का, महाराष्ट्र का क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों पे इनके द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। तो जिसके तहत हमने पश्चिमी क्षत्रपों के 2 वंशों के बारे में बात की है। 2 वंशों के बारे में हमें जानकारी और उल्लेख मिलती है। अगर बात की जाए तो ये जो चस्टन वाला वंश है, यही वंश क्या कहलाता है? जो मालवा के शक क्षत्रप भी कहलाते हैं, मालवा वंश भी कहलाता है। अगर बात की जाए तो ये जो मालवा क्षेत्र में इनका अधिकार था। ठीक है, तो अब जब शक सत्ता कमजोर हो जाती है तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। ठीक है, अब इनके द्वारा जो बात की जाए पश्चिमी क्षेत्र पर बात करें तो आज हम पढ़ेंगे क्षयरात वंश को। क्षयरात वंश, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इस वंश के हमें 2 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। 2 शासक कौन कौन से हैं? एक तो आप देखोगे ये भूमक है, ठीक है, भूमक, और दूसरा कौन सा है? नहपान। इन 2 शासकों के बारे में ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अतिरिक्त तीसरे शासक के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, और इन दोनों शासकों के आपस में संबंध के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अब ये क्षयरात वंश जो बात की जाए, ये कौन सी जाति के लोग थे? इनकी जाति को लेकर भी मतभेद है। विद्वानों में अगर बात की जाए अलग अलग मत प्रतिपादित किए, लेकिन सर्वाधिक जो उपयुक्त मत दिखाई देता है, अगर साबित होता है, तो वो यही होता है कि ये शक जाति के लोग थे। ठीक है, उन्हीं के जो वंशज, उन्हीं के जो बिरादरी के भाई बंधु ये माने जाते हैं। अगर उनके द्वारा जो शासन व्यवस्था में इनको जो भागीदारी दी जाती है, उस समय जब शक शासक थे, तो संभव तो ये उन्हीं के जो वंशज है, उनके जो परिवारगण हैं, जो वही उन्हीं में से ये होते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा क्षयरात वंश के बात की जाए, शासकों शक क्षत्रपों के द्वारा बात की जाए तो सातवाहन वंश के शासकों को पराजित करके, ठीक है, सातवाहन वंश के जो शासक होते हैं उनको पराजित करके जो ये महाराष्ट्र का क्षेत्र जीत लिया जाता है। एमएच बोले तो महाराष्ट्र, जीजे बोले तो गुजरात का क्षेत्र, और काठियावाड़ पर जो इन क्षेत्रों पे जीत लिया जाता है इनको, और इन क्षेत्रों पे इनका क्या रहता है? अधिकार रहता है। और इनके शासन का प्रमुख केंद्र कौन होता है? नासिक। नासिक कौन सा? महाराष्ट्र वाला। ठीक है, ये शासन का प्रमुख केंद्र होता है। इसी कारण इनके वंश को नासिक क्षत्रप भी कहा जाता है, यानी कि इसके वंश का दूसरा नाम क्या होता है? क्षयरात वंश को नासिक क्षत्रप भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी जाति को लेकर जो मतभेद है बात की जाए उसके बारे में हम बात करते हैं। इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत प्रतिपादित किए गए, लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित मत है वो यही है कि ये शक जाति के लोग होते हैं, जिसमें रेपसन महोदय के द्वारा कहा गया कि ये पहलव जाति के लोग होते हैं, पहलव जाति के शासक होते हैं। उसके अलावा स्टैनकोन के द्वारा कहा गया है कि ये शक जाति के लोग होते हैं। ये मत है जो सर्वाधिक उपयुक्त दिखाई देता है अगर बात की जाए तो सभी मतों में से। तो अब बात करते हैं क्षयरात शक। ठीक है,
तो ये कहाँ से थे और किस तरीके से आते हैं, ये शक जाति के साथ ही भारत में आते हैं अगर बात की जाए तो। मूलतः जो मथुरा के क्षेत्र में इनका क्या था, शासन था, अधिकार था। जब पहलवों के द्वारा जो इस क्षेत्र पे जो इनके मध्य पहलवों और इन शक क्षत्रपों के मध्य यानी क्षयरात वंश के शासकों के मध्य संघर्ष होता है, तो उनके दबाव के कारण, पहलवों के दबाव के कारण ये क्या करते हैं, दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, मथुरा से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे ये जो गुजरात महाराष्ट्र का क्षेत्र है उस क्षेत्र में आकर इनके द्वारा जो अपनी सत्ता कायम कर ली जाती है। अब सुधाकर महोदय के द्वारा बात की जाए, इनकी जाति के बारे में मत प्रतिपादित किया। सुधाकर जो चट्टोपाध्याय है, इनका मानना है कि ये क्या होते हैं, शक जाति के लोग होते हैं। अब इसके समर्थन में इनके द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किए गए, इसके पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए उनके द्वारा कहा गया है कि किस आधार पे इनके द्वारा जो इनको शक जाति के लोग माना जाता है, क्षयरात वंश के। तो जो क्षयरात वंश के शासकों की मुद्राएं अपने को प्राप्त होती है, उन मुद्राओं पे कुछ अंकन हमें देखने को मिलता है। प्रत्येक मुद्रा में तुम देखते हो, चाहे किसी काल के शासक की मुद्रा हो, उस पर अलग अलग अंकन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी दौरान इनकी जो क्षयरात वंश के शासक जो भूमक और नैपान है, अगर बात की जाए, इन्हीं दो शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो उनकी जो मुद्राएं हैं, उनकी मुद्राओं पे जो चक्र और वज्र जो ये चिन्ह अंकित है, ये जो अंकित चित्र है, तो ये किससे मिलते हैं, ये जो मावेज और एवेज जो शक शासक होते हैं, इनके बारे में हमने बात की थी, शक शासकों के बारे में। इनकी जो मुद्राओं पे भी हमें सेम इसी तरह के चित्र प्राप्त होते हैं। इसके आधार पे इनके द्वारा ये मत प्रतिपादित किया गया है कि ये किस जाति के होते हैं, ये मूलतः जो शक जाति के ही होते हैं, यही बात इसके द्वारा कही जाती है, ठीक है। अब उसके अलावा जो भूमक है, एक इसी वंश का शासक है, दो ही शासकों के बारे में जानेंगे, भूमक। तो इसकी मुद्राओं पे भी अगर बात की जाए, मुद्राओं के पृष्ठ भाग यानी कि पीछे का भाग है, जो पीछे के भाग में जो सिंह शीर्षक अंकित होता है, उसकी साम्यता की जाती है, ठीक है। और इस सिंह शीर्षक को देखते हुए ये बात प्रतिपादित की जाती है, मत प्रतिपादित किया जाता है कि ये जो मथुरा कुल के शक शासक थे, उन्हीं के जो बात की जाए सिक्कों पे जो मुद्राओं पे ऐसे चिन्ह अंकित हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके आधार पे इनको जोड़ दिया जाता है, कहाँ से, मथुरा के जो शक शासक है उनके साथ संबंधित कर दिया जाता है। और ये जो हमने देखा कि पहलुओं के दबाव के कारण ये जो मथुरा से, तक्षशिला मथुरा से होते हुए किधर की तरफ आ जाते हैं, दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हुए जो महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात के क्षेत्र में इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। ये इनकी जाति के बारे में जो क्या किया जाता है, मत प्रतिपादित किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम इस वंश के शासक भूमक के बारे में, ठीक है। दो ही शासकों के बारे में जानकारी मिलती है हमें क्षयरात वंश की बात की जाए, एक तो भूमक है और दूसरा कौन है, नैपान है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भूमक की। अब इस भूमक के बारे में जानकारी हमें जो किसी ऐतिहासिक स्रोत से बात की जाए तो जिनसे प्राप्त होती है, वो सिर्फ मुद्राएं यानी जिसके द्वारा जो प्रचलित सिक्के हैं, उन्हीं के द्वारा जो इसके शासनकाल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। और साहित्यिक स्रोत हमें किसी तरह का प्राप्त नहीं होता है इसके शासनकाल से संबंधित अगर बात की जाए तो, ठीक है। जो ये मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, उन्हीं के आधार पर इसके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा जो इसका शासन क्षेत्र मूलतः तुम देखो तो वही रहता है, गुजरात है, काठियावाड़ और मालवा। और इसके अलावा कहा जाता है इसके द्वारा राजस्थान का कुछ क्षेत्र और सिंध के कुछ क्षेत्रों पर भी इसके द्वारा क्या कर लिया जाता, अधिकार करते हुए शासन किया जाता है, ठीक है। अब इसकी मुद्राओं के आधार पर, संपूर्ण इतिहास की जानकारी मुद्राओं के आधार पर ये बात भी तय होती है कि ये नैपान से पहले का शासक था। मुद्राओं पे जो अंकन हमें प्राप्त होते हैं, जो उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये नैपान से पहले शासक बना था। लेकिन नैपान और इसके मध्य क्या संबंध थे, इस बात की हमें कोई किसी तरह की जो पुष्टि नहीं होती है और किसी तरह की जानकारी नहीं होती है मुद्राओं से। अब इनके मध्य क्या संबंध है, पिता पुत्र का था, दादा पुत्र का था, किस तरीके से इनके मध्य संबंध था, इस चीज़ के बारे में हमें किसी तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। और इसके शासन यानी जो शासन की शुरुआत की जो तिथि मानी जाती है, संभवतः जो अनुमान के आधार पर कि किस समय इसके द्वारा शासन प्रारंभ किया, तो संभवतः 50 या 60 ईस्वी में ही, प्रथम शताब्दी की अगर बात की जाए सती की, तो उस वक्त इनके द्वारा क्या किया जाता है, शासन प्रारंभ किया जाता है। मूलतः उस वक्त ये सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। और उसके अलावा जो इस गुजरात, काठियावाड़, मालवा के अलावा जो पश्चिमी राजस्थान है तथा सिंध पर भी इसका क्या रहता है, अधिकार रहता है, वहाँ भी इसके द्वारा शासन किया जाता है। एक इसकी मुद्राओं से हमें जानकारी मिलती है कि इसके द्वारा क्षत्रप की उपाधि धारण की जाती है। कौन सी उपाधि धारण की जाती है, क्षत्रप की।
क्षत्रप तो कहा जाता है। सत्रप की अगर बात की जाए तो सामान्यतः जो सूबेदार है, जमींदार है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, क्षत्रप कहा जाता है। जो गवर्नर, सॉरी, सूबेदार और जो गवर्नर होते हैं उन्हीं को क्षत्रप, जो पूरे प्रांत की व्यवस्था, शासन व्यवस्था को देखते थे। अपने राजा के कोई भी निकट संबंधी होता था उसे ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। अगर तुम देखोगे अशोक के समय देखो ना, तुम चंद्रगुप्त मौर्य के समय और उसके अलावा जो बिंदुसार के समय तुम देख लो, तो ये प्रांत होते हैं, जैसे अशोक को अवंती के प्रांत की जिम्मेदारी मिलती है। ठीक है, तो ये क्षत्रप की उपाधि से इससे स्पष्ट होता है कि ये उपाधि जो इसके सिक्कों पे मिलती है कि जो भूमक के द्वारा क्षत्रप की उपाधि धारण की जाती है। अब इसके आधार पे कई इतिहासकारों के द्वारा ये बात प्रतिपादित की गई, ये मत प्रतिपादित किया है कि कुषाणों का ये सामंत था, इसीलिए इसके द्वारा जो क्षत्रप की उपाधि धारण की जाती है, जो संदेहपूर्ण है मूलतः अगर देखा जाए तो। कुषाणों का ये भूमक शासक था या नहीं, तो इसके बारे में जो इसके आधार पे ये पूर्णतया नहीं कहा जा सकता कि ये बात कितनी सत्य है। तो ये बात है जो इसके द्वारा क्षत्रप की उपाधि धारण की जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की जाए जो पश्चिमी क्षत्रप है, जिनके 4 प्रमुख केंद्र होते हैं। इन क्षत्रपों की अगर शक क्षत्रप इन्हें माना जाता है, शकों की जाति से ही संबंधित होते हैं, और इनके द्वारा जब शकों की सत्ता क्षीण हो जाती, कमज़ोर हो जाती है, तो कई केंद्रों पर अधिकार करते हुए जो इनके द्वारा भारत में शासन किया जाता है। मूलतः जो हमने पश्चिमी शक क्षत्रपों के बारे में बात की, यहाँ मूलतः 2 वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। इन्हीं में बात की जाए तो एक तो क्षयरात वंश है और एक मालवा के क्षत्रप है, यानी कि चष्टन वंश से दूसरा माने तो वो। अब क्षयरात वंश में हमें 2 ही शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इस वंश के 2 शासक हैं जिनका उल्लेख मिलता है, भूमक और नैपान। इनके द्वारा जो बात की जाए, जो काठियावाड़, गुजरात है और उसके अलावा जो महाराष्ट्र क्षेत्र में जो शासन किया जाता है, सातवाहन वंश के शासकों से उस क्षेत्र को छीन लिया जाता है। उसके अलावा पश्चिमी राजस्थान है और सिंध के क्षेत्र में भी इनके द्वारा शासन किया जाता है। और इसके बारे में जो भूमक है, भूमक के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें जो इसकी मुद्राओं के माध्यम से प्राप्त होती है। मुद्राओं पे जो लेख लिखे उसके आधार पे जो इसके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इसकी एक उपाधि क्षत्रप का भी हमें उल्लेख मिलता है, जिसके आधार पे कई इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि संभवतः ये भूमक जो किसका सामंत रहता है, कुषाणों का सामंत रहता है, जो निराधार साबित होती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो। फिर भी किसी तरह के जो अध्ययन से संबंधित आपकी राय या सुझाव है, वह भी जो आप हमें भेज सकते हो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।